डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज के इस सफर में खुशामदीद। सोचिए एक ऐसी शानदार इमारत के बारे में जिसने किसी जमाने में हुसैन सागर झील के ऊपर पूरे आसमान पर अपना रोब जमा रखा था। हाँ, हम बात कर रहे हैं इरम मंजिल की। ये सिर्फ एक महल नहीं है, ये इतिहास, बेमिसाल खूबसूरती और पुराने वक्त की शान से भरी एक भूली बिसरी कहानी है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधा इस इतिहास की गहराई में चलते हैं और इस महल के राज खोलते हैं। हम चलते हैं 19वीं सदी के आखिर के हैदराबाद में, जब शहर का एक नया ही रूप सामने आ रहा था और नए नए बेमिसाल महल आसमान छू रहे थे। वैसे इस महल के नाम की कहानी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, इरम मंजिल असल में दो अलग जबानों का एक बहुत ही प्यारा छोटा सा जोड़ है। फारसी में इरम का मतलब होता है जन्नत और तेलुगु में एरा का मतलब है लाल। अब क्योंकि ये महल इर्रा गड्डा नाम की एक लाल मिट्टी वाली पहाड़ी पर बना था, इसका नाम पड़ गया इरम मंजिल, यानी लाल जन्नत वाला महल। कहा तो ये भी जाता है कि शुरू में इस महल को सच में लाल रंग से पेंट किया गया था ताकि नाम और पहचान बिल्कुल मेल खाएं। आखिर इस लाल जन्नत के पीछे किसकी सोच थी? ये थे नवाब सफदरजंग मुशीरुद्दौला फखरुल मुल्क, जिन्होंने 1870 के आसपास इसे बनवाया था। ये आसफ जाही दौर के बहुत ही ताकतवर और बिल्कुल नए ख्यालात वाले नवाब थे। यहाँ एक बड़ा ही मजेदार किस्सा जुड़ा है। उस वक्त एक और बड़े नवाब थे, विकारुल उमरा, जिन्होंने मशहूर फलकनुमा पैलेस बनवाया था। इन दोनों ताकतवर नवाबों के बीच ना एक दोस्ती वाली टक्कर चलती रहती थी। मुकाबला ये था कि कौन सबसे ऊंचा और सबसे शानदार महल बनवाएगा जो पूरे शहर से साफ दिखे। एक तरह से ये शान की बात थी, और सच कहें तो इसी मुकाबले का नतीजा है कि हमें इरम मंजिल और फलकनुमा जैसी बेमिसाल इमारतें देखने को मिलती हैं। यहाँ हम नवाब फखरुल मुल्क के जीने के ढंग पर थोड़ी नज़र डालेंगे। याद रखिएगा, ये ज़्यादातर सीना बसीना चली आ रही कहानियां हैं, पर इनसे उस जमाने की नवाबी शान का बड़ा अच्छा अंदाज़ा लगता है। इनकी शाही जिंदगी के किस्से सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाए। 3 बातें बहुत मशहूर हैं। पहली, और यह सच में थोड़ा हैरान करने वाला है, मशहूर है कि नवाब साहब के कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए पानी के जहाज से सीधा पेरिस भेजे जाते थे। दूसरी बात, कहा जाता है कि वो अपने मोजे और रुमाल सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते थे। और तीसरा किस्सा तो मज़ेदार है। निज़ाम ने उन पर एक मजाक बनाया था कि जैसे ही थर्मोमीटर का 1 डिग्री बढ़ता है, फखरुल मुल्क साहब अपने कपड़े बदल लेते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि उस दौर की दौलत का लेवल असल में क्या था। 150, जी हाँ, 150। ये इस महल के बड़े शानदार कमरों की गिनती बताई जाती है। ऐसी शानदार जिंदगी के लिए जगह भी तो वैसी विशाल चाहिए थी ना। वक्त के साथ साथ लोगों की आम कहानियों में ये गिनती बढ़कर 467 तक बताई जाने लगी। असल गिनती चाहे जो हो, इससे समझ आता है कि आम लोगों के दिलों में इस महल के बड़ेपन का कैसा गहरा असर था। और बात सिर्फ कमरों तक नहीं थी। इस महल के आसपास की जगह किसी छोटे शहर से कम नहीं थी। यहाँ अपना पोलो ग्राउंड, गोल्फ कोर्स, घोड़ों के स्तबल, डेयरी फार्म, टेनिस कोर्ट, निशानेबाजी की जगह और बहुत ही खूबसूरत बाग मौजूद थे। एक तरह से ये एक पूरी दुनिया थी जहां बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये एस्टेट इतना बड़ा था कि इन सब चीजों को संभालने के लिए ही इसके आसपास एक पूरी बस्ती बस गई थी। इस महल के अंदर का माहौल एकदम अलग था। यहाँ अलग अलग देशों की तहजीब एक साथ देखने को मिलती थी। इसकी बनावट सच में लाजवाब थी। अगर इस इमारत को ध्यान से समझा जाए तो इसमें इंडो पर्शियन, गॉथिक, रोमन, सैरासेनिक और बरोक लगभग हर स्टाइल का जादू दिखता है। एक तरफ यूरोप के लुईस 16 स्टाइल का महंगा फर्नीचर और रोमन खंभे थे, तो दूसरी तरफ हैदराबाद का अपना शाही तौर तरीका। यहां घोड़े की नाल जैसे आर्चेज और खूबसूरत स्टुको का काम देखने को मिलता है। इसे इंडो यूरोपियन बैरोक डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। मतलब पूरी दुनिया की खूबसूरती को एक छत के नीचे जमा कर दिया गया था। इस बनावट के पीछे ना एक और बड़ा अनोखा किस्सा है। कहा जाता है कि नवाब फखरुल मुल्क साहब महल का डिजाइन किसी ड्राइंग बोर्ड या कागज पर नहीं, बल्कि अपनी छड़ी से सीधा जमीन की मिट्टी पर बनाते थे। सोचिए, मिट्टी पर नक्शा। फिर उनके इंजीनियर्स उन नक्शों को असली इमारत में बदल देते थे। यह सीधा और आसान तरीका दिखाता है कि उनका दिमाग कितना क्रिएटिव था और वो खुद अपने महल को बनाने में कितना दिलचस्पी लेते थे। अगर लेआउट की बात करें तो ये महल यू शेप में बनाया गया था, जिसके बीच में खुले आंगन थे। यहाँ हर किसी के आने जाने के लिए बिल्कुल अलग रास्ते थे। मेहमानों के लिए, घर के मर्दों के लिए, जिनाना के लिए और नौकरों के लिए अलग।
खैर, इसके अलावा कुछ ऐसी सुनी सुनाई कहानियां भी हैं कि इस महल के नीचे छुपी हुई सुरंगें और खुफिया कमरे हैं जहां से अजब आवाजें आती हैं। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं है, पर सच्ची बताएं, ये कहानियां इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। और इसकी खूबसूरती का जादू सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं था। फैमिली के पुरानी बातों के मुताबिक जब दुनिया के मशहूर लोग जैसे यासिर अराफात और जैकलिन केनेडी हैदराबाद आए थे, तो इस महल को देखकर हैरान रह गए थे और उन्होंने पूछा था, आखिर ये इतनी शानदार इमारत है किसकी? ये अपने आप में इसकी अहमियत और असर बयान करता है। अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, आखिरी तौर और आज। वक्त बदला, हालात बदले, और जब हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बना तो इन बड़े शाही महलों का दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा। अगर हम पुराने वक्त से आज तक एक जल्दी सी नज़र डालें तो 1870 में इसके बनने के बाद 1940s की दहाई के आखिर में सरकार ने इस इमारत को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और दूसरे सरकारी दफ्तरों के लिए ले लिया। फिर आया 2019 का वक्त, जब इसे तोड़कर नई असेंबली बनाने की बात सामने आई। हालांकि आम लोगों और पुरानी इमारतों को बचाने वालों के विरोध के बाद उस काम को रोक दिया गया। हम यहाँ किसी एक पहलू की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, पर यह साफ दिखता है कि लोग आज भी इन पुरानी इमारतों से कितना गहरा लगाव रखते हैं। और आज ये महल थोड़ा ध्यान ना दिए जाने की वजह से खस्ता हालात में ज़रूर है, पर अपनी जगह खड़ा है, एक खामोश गवाह की तरह, जो आज के नए बदलते हैदराबाद को देख रहा है। वैसे कभी कभी यहाँ इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए हेरिटेज वॉक्स होती हैं या किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। इमारत बचाने वालों का आज भी यही मानना है कि अगर कोशिश की जाए तो इस अनमोल धरोहर को दोबारा उसकी पुरानी शान के साथ संवारा जा सकता है। इस पूरे सफर के बाद बस एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है, क्या आने वाले वक्त में इस शानदार महल की असली पहचान और कहानी बचेगी? सोचिए जरूर। अपने इतिहास को बचाना सिर्फ पत्थर की दीवारों को बचाना नहीं होता, बल्कि उस पुराने सुनहरे वक्त की याद और हमारी तहजीब को जिंदा रखना होता है। और इसी सोच के साथ हम इस आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इस शानदार कहानी से रूबरू होकर बहुत लुत्फ आया होगा। अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।